My name is Rana Hassan Abbas, and I am basically a lawyer and working as a federal prosecutor in Islamabad for last 5 years. और इस 5 सालों के दरमियान मैंने काफ़ी सारे जो है इस्लामाबाद के अंदर हाई प्रोफाइल केसेस जितने भी नूर मुकदम केस या सारा इनाम या और बहुत सारे केसेस रहे उसमें एज अ प्रोसिक्यूटर जो है वो मैं रहा हूँ। और सी एस एस पी मेरी अपॉइंटमेंट भी एफपीएससी के थ्रू है। सी एस एस भी 2020 में मैंने दिया था और उसमें मैं क्वालिफाई हुआ था, लेकिन मैं जो है वो एलोकेशन का इशू था, फिर उसके बाद दोबारा मैंने नहीं दिया अटेम्प्ट। और मैं सिंस देन अपनी फील्ड में ही कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि मेरा ताल्लुक ही क्रिमिनल लॉ से है तो दैट इज़ वाई आई एम टीचिंग क्रिमिनोलॉजी। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बीच में पूछ सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा एक ब्रीफ जो सीरीज इंट्रोडक्शन है इसका लेक्चर का, वो ये है कि इसमें हमारे 12 ऑलमोस्ट लेक्चर्स होते हैं, लेकिन इफ़ द सिलेबस इज़ नॉट कंप्लीटेड विद इन द 12 लेक्चर्स तो हम एक दो लेक्चर्स के लिए और रिक्वेस्ट कर सकते होते हैं एकेडमी। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारा लेक्चर जो है वो जो सिलेबस है वो उसी में कवर हो जाए, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी जो है इट इज़ अ वेरी शॉर्ट सब्जेक्ट, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और ये आपको मार्क्स भी अच्छे दे जाता है। क्योंकि सीएसएस में आपकी जो कंसिडरेशंस होती हैं उसमें सबसे पहली कंसिडरेशन आपकी ये होनी चाहिए इज़ योर इंटरेस्ट। इफ़ यू हैव एन इंटरेस्ट, a liking towards the subject, so you can achieve very good marks। और डिस्पाइट वो चीज़ें आपने देखनी होती हैं कि वो मार्क्स देने वाला सब्जेक्ट है या नहीं है, क्योंकि इट डिपेंड्स कि आप कितनी मेहनत करते हैं और कितने मार्क्स आते हैं। तो क्रिमिनोलॉजी उसके अंदर ऐसी चीज़ है कि जिसमें जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इट वेरी मच रिलेट्स टू आवर डे टू डे लाइफ, और बहुत सारी चीज़ें आपको फेमिलियर लगती हैं। इस वजह से आपका इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो जाता है। और जब आप चूंकि बिकॉज इट इज़ अ न्यू सब्जेक्ट, इसका मार्क्स इसका सिलेबस छोटा सा है, तो इसमें इजीली मार्क्स जो हैं, पासिंग मार्क्स तो आपके आ ही जाते हैं, लेकिन 60-70 मार्क्स लेना बहुत इजी है अगर आप थोड़ी मेहनत के साथ करें। ऑब्वियसली पढ़ना तो ज़रूरी है, आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं विदाउट स्टडिंग अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके ही जो है वो मार्क्स जो है वो ले लूँगा या ले लूँगी। लेकिन आप अगर इसको पढ़ते हैं प्रॉपरली तो आपको ये थोड़े टाइम में ज़्यादा अच्छे नंबर दे सकते हैं। लेट्स गो टू द सिलेबस ऑफ दिस सब्जेक्ट। इसके बेसिकली 4 सेक्शंस हैं, ठीक है। 1 सेक्शन है इसमें, और फिर उसके बाद 2 है, 3 है और 4, ठीक है। इसी 4 जो सेक्शंस हैं उसमें से आपको 4 पार्ट्स के सवाल आते हैं, और उन्हीं पार्ट्स में से जिनको अगर किसी ने अगर इसका नहीं देखा हुआ एग्जाम, इसका क्वेश्चन पेपर, तो इस तरह करके क्वेश्चन पेपर होता है। इसके 4 सेक्शंस होते हैं। इसमें मोस्टली यही होता है कि सेक्शन 1 से सेक्शन 1 के ही सवाल आते हैं, लेकिन कभी कभार थोड़े बहुत ओवरलैप हो जाते हैं, ठीक है, कि मतलब सेक्शन 2 में सेक्शन 3 का सवाल भी हो सकता है कभी कभार। और इसमें मैंडेटरी ये होता है कि आपने इन दोनों सवालों में से कोई एक, हर सेक्शन में से एक सवाल अटेम्प्ट जरूर करना होता है, जो कि 20 मार्क्स का होता है। 80 मार्क्स के आपके 4 सवाल हो गए, और 20 मार्क्स जो रिमेनिंग हैं उसके आपके एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है जी। उन एमसीक्यूज में ये होता है कि आपने उसमें अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें किसी बुक से एमसीक्यूज की, तो यू कैन इजीली स्कोर 16-17 मार्क्स। और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक एक मार्क जो है आपके इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है फॉर पासिंग, फॉर एलोकेशन, और कौन सा ग्रुप अगर आपका डिजायर्ड है उसको अचीव करने। नाउ कमिंग टू सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 जैसे आप देख रहे हैं कि इट इज़ इंट्रोडक्टरी इन नेचर, और इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो क्रिमिनोलॉजी की जनरल एस्पेक्ट्स को कवर करती हैं या उसके थेरेटिकल पोर्शन को कवर करती हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, जिसमें क्राइम, क्रिमिनलिटी और क्रिमिनल को डिफाइन किया जाएगा या उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाएगी।
उसमें टू में अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी में जो आपका सब्जेक्ट है उसका मतलब क्या है, उसका स्कोप क्या है, वो किन सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप करता है, आप इसको स्टडी करेंगे। और क्रिमिनोलॉजी का क्रिमिनल लॉ के साथ क्या डिफरेंस है उसको देखेंगे। क्राइम एज अ सोशल प्रॉब्लम, क्राइम एंड सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और फिर उसके बाद रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसके, विच इज मतलब क्राइम एक कॉन्सेप्ट है और उसके साथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है कि डिवियंस क्या होती है, सिन क्या होता है, वाइस क्या होती है, क्या इनके दरमियान कोई डिफरेंस है या ये आपस में ओवरलैप। थर्ड पोर्शन में आपके पास क्राइम और क्रिमिनल, मतलब कि क्रिमिनल्स या क्राइम की टाइप्स आ जाएंगी कि किस किस नेचर के क्राइम्स होते हैं। और उसमें ही जाहिर सी बात है जिस नेचर का क्राइम है तो उसी नेचर में आगे कैटेगरी ऑफ क्रिमिनल्स भी है कि किस किस कैटेगरी के क्रिमिनल्स हो। लास्ट फोर्थ क्वेश्चन जो है वो इसका सारा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है जिसमें डिफरेंट थेरीज जो है हम स्टडी करेंगे कि हाउ क्रिमिनोलॉजी इज बीइंग स्टडीड, और क्या हाउ इट हैज डेवलप्ड ओवर द सेंचुरीज। क्या इसके अंदर जो अर्लियर एक्सप्लेनेशंस थी वो क्या थी, क्राइम क्यों होता है, क्राइम की रीजंस क्या है, हाउ कैन बी रिमूव और लेसन इवन क्राइम फ्रॉम आवर सोसाइटी, ठीक है। उसको क्या हम काम करें तो क्राइम को बेहतर किया जा सकता है, क्राइम अच्छा होता है या बुरा होता है, एग्जिस्ट करना चाहिए सोसाइटी में या नहीं करना चाहिए, इन डिफरेंट थेरीज को हम स्टडी करें। सेक्शन टू इज ऑल्सो ऑफ ये जो 25 मार्क्स लिखे हुए हैं सेक्शन में, इसका मतलब ये है कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन होगा, और 5 मार्क्स का जो है इसमें से एमसीक्यूज आएंगे। और जो क्वेश्चन है 20 मार्क्स का वो उसमें एक सवाल भी हो सकता है और उसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि जिस तरह 4 कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए कह देंगे तो वो 5-5 मार्क्स के डिफरेंट क्वेश्चन। इसमें जी जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को और बेसिकली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ओवरऑल ये सेक्शन 2 जो है हमारा कवर करें। इसमें जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, जुवेनाइल अगर आप लोगों में से किसी को पता है जी जुवेनाइल क्या होता है? Crimes related to children's, Yeah, underage 18. minors, Yes, it's related minors. to under 15 years age children crimes. जी बेसिकली व्हेन द अक्यूज्ड, ठीक है, क्राइम रिलेटेड टू चिल्ड्रन इज अ वेरी जनरल टर्म्स, माइनर से रिलेट करता है, लेकिन बेसिकली इसमें जो क्राइम करने वाला जो क्रिमिनल है वो दैट इज अ माइनर पर्सन, ठीक है। और माइनर की डेफिनेशन क्या है कि दैट इज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो उसके लिए हम माइनर की टर्म नहीं यूज करते हैं, हम लॉ में उसके लिए जुवेनाइल की टर्म यूज करते हैं। अ पर्सन who is accused of any offense and he is at the time of committing that offense under the age of 18 years, so that person is called juvenile, ठीक है। और delinquency क्या होती है? Delinquency is that criminal behavior or the crime he has committed, that is called delinquency, ठीक है। तो juvenile delinquency क्या है कि जब कोई माइनर या कोई 18 साल से कम उम्र का बंदा कोई डिलिंक्वेंट बिहेवियर में, किसी क्रिमिनल बिहेवियर में इन्वॉल्व होता है तो उसको जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी कहा जाता है। इसके अंदर मुख्तलिफ क्वेश्चंस आप देखेंगे पास पेपर्स में आते रहे हैं, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम स्टडी करेंगे और इसमें लाजमी क्वेश्चन अक्सर ही आ जाता है हर दूसरे साल। मीनिंग, डेफिनेशन, बिहेवियरल क्या चीज़ होती है और लीगल क्या कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। और फिर जुवेनाइल डिलिंक्वेंट और स्टेटस ऑफेंडर के अंदर क्या फर्क होता है, ठीक है। स्टेटस ऑफेंडर को वैसे हम पढ़ेंगे और इसके अंदर लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जुवेनाइल डिलिंक्वेंट तो उसकी एक ही डेफिनेशन है, उसका मतलब है कि कोई भी जो है अक्यूज जो है जिसने कोई क्राइम कमिट किया है वो अंडर एज है, तब वो जुवेनाइल में फॉल करेगा, ठीक है। स्टेटस ऑफेंस ये होता है कि वो जो एक्ट होता है इन इटसेल्फ इट इज नॉट एन ऑफेंस, लेकिन जब उसको एक स्पेसिफिक कैटेगरी का बंदा करता है तो वो ऑफेंस बन जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल ड्राइविंग इज नॉट एन ऑफेंस, ठीक है, लेकिन अगर उसको बंदा ड्रंक कंडीशन में करेगा तो फिर वो स्टेटस ऑफेंस बन जाएगा। तो मतलब वो जो एक्ट इन इटसेल्फ है इट इज नॉट क्रिमिनल इन नेचर, but when it is committed by a person who is in certain status, who is in certain falling under certain category,
तो फिर वो स्टेटस ऑफेंस कहलाएगा। इसी तरह से जुवेनाइल डिलिक्वेंसी से रिलेट करती है, क्योंकि वो ये होता है कि वो अपनी एज की वजह से वो जुवेनाइल कहलाता है। अदरवाइज वो जुवेनाइल नहीं होता, वो आम अक्यूज की तरह ट्रीट होता है, लेकिन चूंकि उसकी एज कम होती है तो उसको जुवेनाइल कंसिडर किया जाता है, इसलिए हम इसको इसके साथ। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हर साल चेंज होते रहते हैं, हम इसको स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। बेसिकली हमारे पास जो लॉ है वो पहले जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस था 2000 का, वो अब रिपील हो चुका है। अब जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट आ चुका है 2018 में, दैट इज इन फोर्स। हम उसमें देखेंगे कि उसमें पुलिस का क्या रोल है, जुवेनाइल कोर्ट का क्या प्रोसेस होता है, प्री ट्रायल स्टेजेस कौन सी होती हैं, ट्रायल के दौरान क्या होता है, सेंटेंसिंग क्या होती है। ब्रीफली बताता चलूं तो प्री ट्रायल से मुराद है कि इन्वेस्टिगेशन जो है उसके दौरान कोई अगर प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। ट्रायल इज द मेन प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस, जैसा आपको बहुत सारों को पता ही होगा, जो केस चलने की प्रोसीडिंग्स होती हैं जिसमें एविडेंस रिकॉर्ड होता है और एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद सजा या उसकी जजा का फैसला होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रायल। उससे पहले की जो बेल की प्रोसीडिंग्स हैं, उसकी रिमांड की स्टेज है या इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है, इसको प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स कहते हैं। इसी तरह जब ट्रायल कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट होने के बाद इधर ही इज कन्विक्टेड और ही इज एक्विटेड फ्रॉम दैट ऑफेंस। अगर इफ ही इज कन्विक्टेड तो कन्विक्ट होने के बाद उसकी आती है सेंटेंस। सेंटेंस इज दी सजा, कि उसको क्या सजा मिली। दैट सजा कैन बी ईदर फाइन, दैट सजा कैन बी इम्प्रिजनमेंट, दैट कैन बी डेथ सेंटेंस और एनी अदर, मतलब आपको कोड़े जिस तरह से सजा होती थी, स्ट्रिप, ठीक है। और इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म की सजाएं जो हैं वो दी जा सकती हैं हमारे क्रिमिनल लॉ सिस्टम। अच्छा जी, फिर उसमें हम फर्दर देखेंगे कि रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर क्या है, डिफेंस काउंसिल क्या करता है, उसमें क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। जुवेनाइल जज, क्या कोई स्पेशल जज होता है या वो आम जज ही होता है। जुवेनाइल प्रोबेशन ऑफिसर कौन, प्रोबेशन क्या होती है और उसका प्रोबेशन ऑफिसर क्या होता है, हम इसको पढ़ेंगे। जुवेनाइल करेक्शनल इंस्टीट्यूशन, अच्छा जी, अब बेसिकली आपकी 3 स्टेजेस होती हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर मेनली, ठीक है, और भी हो सकती हैं लेकिन मैं इनको शायद 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज इज कि व्हेन एफआईआर इज रजिस्टर्ड एंड इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे। पहली स्टेज है, मतलब रिपोर्ट हो गया मैटर, उसकी इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। Second stage is कि when you have concluded the investigation and you submit a report, police submits a report कि जी ये हमारी इन्वेस्टिगेशन में रिजल्ट आया कि he is guilty। अब उस जो गिल्ट है उसको उन्होंने कोई गॉस्पेल ट्रुथ नहीं मान लेना, कोर्ट ने एविडेंस रिकॉर्ड करना है और एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद ये चीज देखनी है कि वेदर ही इज गिल्टी और नॉट। तो दैट स्टेज इज कॉल्ड ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन देन ट्रायल स्टेज। और ट्रायल के ही रिजल्ट में उसके साथ कनेक्टेड है उसकी कन्विक्शन या एक्विटल, कि वो अगर कन्विक्शन हो जाती है तो दैट इज पार्ट ऑफ द ट्रायल। नाउ इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड, अगर तो एक्विट हो गया फिर तो ही विल बिकम द पार्ट ऑफ सेम सोसाइटी, बट इफ ही इज कन्विक्टेड, उसको सजा हो गई है और फिर उसके बाद उसको सेंटेंस हुई है इम्प्रिजनमेंट की, तो उसने वो जो जेल सिस्टम है आपका, इसको जनरली कहा जाता है करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस, कि बेसिकली इट इज, हमारे यहाँ तो वैसे जो जेल का ही कॉन्सेप्ट है कि बस जेल में डाल देते हैं, बाकी तमाम जो स्टेट्स हैं बाहर की, जो ऐसी सोशल स्टेट्स हैं जो कि अपनी सोसाइटीज के अंदर बेहतरी लाना चाहती हैं, दे कॉल देम करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस। उसका पर्पस क्या होता है कि वो जो उसका एक डिविएंट बिहेवियर है, वो जो उसका क्रिमिनल बिहेवियर है, उसको वापस करेक्ट करने के लिए, उसको वापस अ गुड मेंबर ऑफ सोसाइटी बनाने के लिए उनकी वो जो जेल्स हैं उसको करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है, ठीक है। तो हम उसको भी स्टडी करेंगे कि क्या जुवेनाइल के लिए जो जेल होती है या करेक्ट जो जिधर उसको रखा जाता है, इनकार्सरेट किया जाता है, क्या वो भी आम अक्यूज की तरह की ही होनी चाहिए या होती है, या वो डिफरेंट होती है, ठीक है। और इसी तरह से उसमें आगे देखेंगे कि अगर उसको जेल नहीं दी तो प्रोबेशन पे छोड़ दिया है कि नहीं, और नॉन प्यूनिटिव अल्टरनेटिव जो हैं कि जिसमें आप उसको पनिशमेंट नहीं दे रहे लेकिन कोई और उसकी एक तरह से कल्पेबिलिटी जो है वो उसमें रखते हैं। सिमिलरली जी, अब
जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के बाद आ गया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। It is the same three steps: investigation, trial, and the correctional institutions. तो इसमें इन्वेस्टिगेशन में रोल सबसे पहले किसका आएगा? पुलिस का। पुलिस या एनी अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाइक FIA और ANF who is conducting the investigation. Then there is trial and conviction of offender, ठीक है, दिस इज द सेकंड स्टेज। और फिर उसके बाद एजेंसीज इसमें क्या होती हैं, फॉर्मल एजेंसीज कौन सी होती हैं और इनफॉर्मल कौन सी होती हैं, इसको हम देखेंगे। क्रिमिनल कोर्ट्स में प्रोसीजर क्या होते हैं और मसाइल कौन से आते हैं। प्रोसिक्यूटर क्या होता है, उसका रोल क्या होता है। प्रिजन्स, प्रोबेशन एंड पैरोल, इनमें क्या फ़र्क होता है आपस में, ठीक है। प्रिजन्स का तो आपको पता है कि दैट इज़ द जेल और द बिल्डिंग वेयर द पर्सन इज केप्ट व्हेन ही इज इनकार्सरेटेड, जब उसने उसकी अपनी सज़ा काटनी होती है इम्प्रिजनमेंट की, ठीक है। अच्छा जी, प्रोबेशन का किसी को अंदाज़ा है प्रोबेशन क्या होती है? सर बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ क्रिमिनल आपको जल्दी छोड़ा जा सकता है। आपका अगर बिहेवियर ठीक रहता है तो आपको प्रोबेशन दी जा सकती है कि आपकी सज़ा कम की जा सकती है जेल में। ठीक हो गया फैज। कोई और? लाइबा कह रही है वार्निंग जी। और कोई बता सकता है प्रोबेशन क्या होगी आपके अंदाजे में? यू कैन गेस इट ओनली। सर लीव इन लीव हो सर लीव होती है या किसी इशू की वजह से उसको छोड़ दिया जाता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। सर उस टाइम सर पीरियड इस के लिए, इनिशियल ठीक है, स्टेज और आई उसको थिंक वापस फिर इनकार किया जा सकता है। सर बेल सर बेल में भी आजमाइशी पीरियड को कहते हैं। ये आपकी आवाज नहीं मुझे क्लियर आ रही। सर बेल सर प्रोबेशन बेल, पीरियड आजमाइशी पीरियड होता है। बुशरा सर आप कुछ क्या कह टाइम रही की कुछ लिमिट होती है भी उसकी। ऑफिसर टाइम के अंडर जो है वो हैं? रिड्यूस द पीरियड ऑफ सेंटेंस, प्रोबेशन ऑफिसर नजर रखता है, वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है। अच्छा जी, आप लोगों के जवाबात कुछ के जो हैं वो मतलब थोड़े से ना, आप बस डिफरेंस है, मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली सम पीपल आर कंफ्यूजिंग बिटवीन द पैरोल एंड प्रोबेशन, ठीक है। इन दोनों में बहुत क्लियर सा फर्क है। प्रोबेशन आप लोगों ने देखी होगी, एक प्रोबेशन जॉब में भी प्रोबेशन होती है। वो क्या होता है प्रोबेशन पीरियड जो जॉब वाला होता है? सर वो आजमाइशी पीरियड होता है कुछ मंथ के लिए, जैसे किसी वर्कर को हायर करते हैं तो 3 मंथ या 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड होता है। वो कंप्लीट करने के बाद बंदा परमानेंट हो जाता है। जी उसको बिल्कुल। टेस्ट किया जाता है बेसिकली। टेस्ट किया जाता है, अंडर ट्रेनिंग होता है बंदा, अंडर ट्रायल होता है। बेसिकली ये होता है कि आपको जॉब पे रखने से पहले एक पीरियड होता है जिसमें आप सर्वेलेंस सुपरविजन के अंदर रखा जाता है और आपको देखा जाता है कि क्या आप जो हमने कंडीशंस रखी हैं उसको मीट करते हैं कि नहीं करते। क्या आप जो है आपका बिहेवियर हमारी कंपनी के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं, ठीक है। इसी तरह से और एक चीज इसमें और आप नोट करें कि ये बेसिकली जॉब से पहले आ रहा है। प्रोबेशन इज ऑलवेज बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ जॉब, इट इज नॉट आफ्टरवर्ड्स, इट इज बिफोर द स्टार्ट। सिमिलरली प्रोबेशन इन द क्रिमिनल, ये जो हम लॉ में बात कर रहे हैं, इट इज द पीरियड विच इज प्रायर टू इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, और प्रायर टू एनी सेंटेंसिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज अ जुवेनाइल, ठीक है, उसकी उम्र जो है अभी 16 साल है या 14 साल है, उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। देयर कैन बी मेनी रीजंस जिसकी वजह से उसने ये ऑफेंस कमिट कर लिया। देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड के वो क्रिमिनल है। अभी उसकी जो वो बिहेवियर है उसको मेंड किया जा सकता है, साइकोलॉजिकली भी साइंटिफिकली भी, हम हर तरह से कह सकते हैं कि उसके बिहेवियर को ठीक किया जा सकता है। तो क्या करते हैं कि जब उसको सजा दे रहे हैं माइनर ऑफेंस, मेजर ऑफेंसेस में ये नहीं हो सकता जिसकी सजा बहुत ज्यादा हो, जिसे फेलनीज कहा जाता है, जिनकी सजा बहुत ज्यादा हैवी सेंटेंसेस होती है। माइनर ऑफेंसेस में जिनकी सजा समझ लेंगे 7 साल तक है, ठीक है, उन ऑफेंसेस में अगर इसको सजा दे रहे हैं तो उस सजा देने के टाइम पे अगर वो देखते हैं कि ही इज जुवेनाइल, तो उसको वो जेल भेजने के बजाय, मतलब कन्विक्शन उसकी हो गई है, गिल्टी डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन उसको जेल भेजने के बजाय सोसाइटी में रिलीज कर दिया जाता है कि आप जो है आपको रिलीज किया जा रहा है, लेकिन फॉर 1 ईयर। एंड ड्यूरिंग दिस 1 ईयर एक तो आपने ये करना है कि जो प्रोबेशन ऑफिसर है
उसके पास आप हर मंथ या हर 15 डेज में जाएंगे और अपनी अटेंडेंस लगाएंगे, ठीक है, कि यू रिमेन प्रेजेंट देयर। और उस 15 दिन और 1 महीने के दरमियान वो प्रोबेशन ऑफिसर देखेगा कि क्या आपने वो ऑफेंस रिपीट तो नहीं किया, क्या आपके जो कंडीशंस लगाई गई हैं आपने उनको ब्रेक तो नहीं किया, ठीक है, आप क्या दोबारा से वायलेंट बिहेवियर में तो नहीं आए। तो उस साल के अंदर अगर वो गुड बिहेवियर रखता है, उसके दौरान उसके ऊपर कोई और एफआईआर नहीं होती, कोई और वायलेंट बिहेवियर नहीं होता, कोई और ब्रीच ऑफ पीस नहीं करता वो बंदा, इट मीन्स कि समहाउ ही हैज री इंटीग्रेटेड इनटू द सोसाइटी, और एक तरह से उसका वो प्रॉब्लम कुछ हद तक ठीक हो। अगर इफ दैट पर्सन वायलेट्स द कंडीशंस ऑफ द प्रोबेशन, तो फिर उसकी प्रोबेशन ऑफिसर उसकी प्रोबेशन खत्म कर देता है, उसको वापस कोर्ट को रेफर करता है और कोर्ट उसको जेल भेज देती है। मतलब दैट इज दी ट्रायल और ट्रेनिंग, और वो जो जैसा जॉब में पीरियड होता है ना, वो आपका पीरियड होता है। इफ यू पास दैट टेस्ट, तो फिर तो आपको वो उस केस से रिलीज कर देते हैं, आपको फिर दोबारा जेल नहीं भेजा। लेकिन अगर आप वो टेस्ट पास नहीं कर पाते, वो ट्रेनिंग पीरियड ट्रायल पीरियड पास नहीं कर पाते, तो फिर आपकी वो प्रोबेशन खत्म होती है और आपको नॉर्मल सेंटेंसिंग में जेल भेज दिया जाता है, ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चंस हैं। एंड मोस्ट टाइम्स गिवन टू द फर्स्ट ऑफेंडर्स ओनली फॉर जुवेनाइल, सर डज इट डिपेंड ऑन द विल ऑफ द एपेलेंट? अच्छा जी, विल तो होती है हर एपेलेंट की ऑब्वियसली, क्योंकि कौन जेल जाना चाहता है और रिलीज नहीं होना चाहता। लेकिन इसमें इट इज नॉर्मली फॉर जुवेनाइल्स, ऑन फॉर फर्स्ट ऑफेंडर्स, ठीक है, उसकी प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होती चाहिए। फिर उसके बाद सोशल स्टेटस पे डिपेंड करता है, मतलब वो बंदा एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, यंग एज का है, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, तो फिर वो कहते हैं कि अगर इसके ऊपर ये जो एक टैबू लग जाएगा, उस टैबू लगने के बाद ये ही विल बिकम मोर क्रिमिनल, ठीक है, नॉट सर लेस। सर इसमें मैं मुद्दई का रोल पूछना चाह रही हूँ, मुद्दई का इसमें क्या रोल होता है? अगर वो एग्री ना करे इस चीज को तो उससे कोई इफेक्ट होता है? नहीं जी, इसमें मुद्दई का रोल नहीं होता। इसमें चूंकि होता ये माइनर ऑफेंसेस के लिए है, जो कंप्लेनेंट ओके। होता है उसका रोल नहीं है। हम एक चीज जरूर पढ़ेंगे इसमें, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में जब आएंगे ना, तो उसमें एक आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, एक मतलब उसमें उसको कहते हैं डाइवर्जन, ठीक है। तो वो डाइवर्जन के कॉन्सेप्ट के लिए कंप्लेनेंट की रजामंदी जरूरी है, क्योंकि उसमें कॉम्प्रोमाइज इफेक्ट हो रहा होता है, यस सर। अदरवाइज नहीं हो सकता। इसमें कोर्ट की अपनी जो है वो विल होती है कि अगर वो देखती है कि बंदा गिल्टी है लेकिन इस फर्स्ट ऑफेंडर, इससे पहली दफा गलती हो गई है, तो इसको ये ना करेंगे हम इतनी ज्यादा सजा दे देंगे कि वो क्रिमिनल ही बन जाए, हम उसको जी जी। ठीक करने की कोशिश करें, ठीक है जी। अच्छा जी, पेरोल क्या होता है? कुछ जवाब हमारे पास आए कि अर्ली रिलीज ऑफ अ प्रिजनर, तो पेरोल इज अर्ली रिलीज ऑफ अ प्रिजनर। Probation is always before the sentencing or the imprisonment. Parole is normally after the imprisonment, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपने एक मेजर पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया होता है सेंटेंसिंग का, अपनी सजा काट ली होती है। लाइक 10 साल है तो 10 साल में से आपने 7 साल काट लिए, 6 साल काट लिए, और आपके 1-2 साल रह गए, और उस गुड बिहेवियर की वजह से आपने कोई डिग्री कंप्लीट कर लिया है, उसकी वजह से आपको ना अर्ली रिलीज कर दिया जाता है। और उस रिलीज के पीछे भी एक पर्पज है। पर्पस क्या है कि आप एक 6 साल के पीरियड में अलूफ रहे, सोसाइटी से अलग रहे, आप उस सोसाइटी का पार्ट नहीं बन सके। आपने यकदम अगर आपको छोड़ा जाएगा सोसाइटी के अंदर और बगैर किसी सर्वेलेंस के, तो देर इज हाई लाइकलीहुड कि आप ऑफेंस या वायलेंस को रिपीट करें। तो इसलिए आपको सर्वेलेंस के अंडर ही रिलीज कर दिया जाता है, और आपके ऊपर एक चेक रखा जाता है, उसी तरह के आपने पेरोल ऑफिसर के पास अटेंडेंस लगानी है, आपका वो रिपीटिशन ना करें आप ऑफेंस किए वो। अगर आप कोई वायलेंट बिहेवियर करते हैं, रिपीटिशन करते हैं, तो आपका पेरोल भी खत्म हो गया, आपकी वापस सजा काटने के लिए आपको बुला भी लिया जाता है। और दूसरा ये होता है कि अगर आपने कोई और ऑफेंस कमिट किया तो उसकी अलग से भी केस आपके ऊपर चल जाता है, ठीक है। तो दिस इज the purpose of parole is to reintegrate the person into the society, ताकि वो दोबारा से a good member of society बन सके। समटाइम्स गवर्नमेंट भी अनाउंस कर सकती है जी, गवर्नमेंट का ही रोल होता है। पेरोल जो है वो गवर्नमेंट का ही इख्तियार है किसी बंदे को उस पर रिलीज करना। कोर्ट, क्योंकि सेंटेंसिंग जो है ना, जो इम्प्रिजनमेंट गुजारनी है वो फिर गवर्नमेंट के इख्तियार के अंदर आती है। कोर्ट का रोल बहुत कम कम जगह पे उसका सामने में देखने में आता है। Sir, sometimes on festival like Eid, there occur a parole. Is it so? Yes.
बट इट कैन हैपन इन एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है। बहुत रेयर सिनेरियोज में होता है कि जी उसको वो थोड़े से पीरियड के लिए एक लीव दे दी जाती है, एक रिलीज पीरियड के जी 1 हफ्ते, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए उसको रिलीज कर दिया जाता है कि वो कोई शादी अटेंड कर ले, उसके वालिद की डेथ हो गई है। वैसे तो बहुत रेयर होता है ये, हाँ जी पीएम वगैरह या पॉलिटिशियंस के लिए नॉर्मली होता है। जिस मियाँ साहब को जो है रिलीज किया जाता गया था पैरोल पे अपनी वाइफ की जब उनकी डेथ हुई। तो दिस हैपेंस इन अ वेरी वेरी रेयर सिनेरियो। अच्छा जी आगे चलते हैं, प्यूनिटिव एंड रेफर्मेटिव ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स, ठीक है। अब देखें हमारा सारा इस क्रिमिनोलॉजी का पर्पस ही ये है कि हम उस जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसकी रीजंस को डिटरमिन करें कि व्हाई इज इट हैपनिंग, और हम फिर उसमें कोशिश करें कि जो बंदे जिनकी जो है इंक्लिनेशन है क्राइम करने की, उसको हम रिफॉर्म कर सकें, उनको हम वापस गुड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बना सकें। तो ज़्यादातर क्रिमिनोलॉजी का ओवरऑल जो इंटरनेशनल लेवल पे फोकस है वो यही है कि हाउ दिस प्रॉब्लम और हाउ क्रिमिनल्स कैन बी ट्रीटेड। गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस करने से सेंटेंस कंप्लीट खत्म हो सकती है। इसमें जी सेंटेंस कंप्लीट खत्म होने के लिए एक हमारे पास है कॉन्सेप्ट प्रेसिडेंशियल पार्डन। आपने सुना होगा, क्लीमेंसी भी कहते हैं उसको या प्रेसिडेंशियल पार्डन भी कहते हैं, कि बन आपकी सुप्रीम कोर्ट तक अगर आपकी जो है वो सज़ा ख़त्म नहीं हुई तो फिर यू कैन फाइल फॉर प्रेसिडेंशियल पार्डन। उसमें प्रेसिडेंट जो है वो आपकी सज़ा ऑल टुगेदर माफ़ कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी वो कोई सॉलिड रीजन हो तभी करते हैं, लाइक पॉलिटिकल कोई नेचर हो कि आप किसी पॉलिटिकल बंदे को आपने पकड़ा और कोई और कंट्री उसको डिमांड कर रहा हो, तो इस तरह की सिचुएशंस में नॉर्मली वो होता है, वैसे नॉर्मल सिनेरियोज में नहीं होता। और गवर्नमेंट कम्यूट कर सकती है, सेंटेंस को कम कर सकती है, माफियां लगा सकती होती है, लेकिन ऑल टुगेदर माफ नहीं कर सकती। अच्छा जी, प्यूनिटिव और रिफॉर्मेटिव में क्या है जी, कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या होती है, इम्प्रिजनमेंट क्या होती है, रिहेबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स कैसे हो सकती है। उसके बाद जी सेक्शन 3 इज रिलेटिंग टू इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एंड इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स। तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती क्या है, क्रिमिनल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, मैनुअल ऑफ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस क्या होते हैं, इंटेलिजेंस जो आपकी एजेंसीज होती हैं हाउ दे ऑपरेट, डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस व्हिच आर बीइंग कंडक्टेड प्रेजेंटली, इसको हम स्टडी करेंगे। प्रोबेशन में फ्री मूवमेंट होती है बट पैरोल में रिस्ट्रिक्शन होती है मूवमेंट पे, लाइक इनकी एम्प्लॉयमेंट प्लेसेस के लिए भी फिक्स्ड एरिया होता है। जी इट कैन टोटली डिपेंड कि जी किन कंडीशंस पे उसको रिलीज किया जा रहा है। जो होती है प्रोबेशन, उसमें भी ये सिनेरियो हो सकता है कि आपको कोई जॉब के लिए वो रिक्वायर करें, या आपको कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर आप पढ़ने वाले हैं, तो बच्चे हैं आप अर्ली एज के, तो आपको रिक्वायर करेंगे आप पढ़ें, तो उसकी भी फिर उसमें भी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो सकती है कि आपने सिटी से बाहर नहीं जाना, आपने इस एरिया से बाहर नहीं जाना। तो इट कैन बी वन ऑफ द कंडीशंस। और पैरोल में भी यही होता है कि पैरोल में भी आपको किसी इंडस्ट्री में भी काम करने के लिए भेजा जा सकता है, किसी जगह पे एम्प्लॉयमेंट दिलवाई जा सकती है जिससे आप पैसे भी कमाएं, वहाँ पे आप सोसाइटी के साथ जो है री इंटीग्रेट भी करें, और आपकी एक तरह से वो अर्निंग भी बन जाए, आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट भी हो। अच्छा जी आगे चलते हैं। इन्वेस्टिगेशन बेसिकली जो सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन इज द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक है। हमेशा याद रखें कि इन्वेस्टिगेशन, व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन इज द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। एविडेंस सबूत को इकट्ठे करने का, सबूत किसी फैक्ट को वेरीफाई करने के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव रिपोर्टेड दैट दिस पर्सन ए हैज कमिटेड robbery with me or has committed theft in my house. Now investigation will unfold whether there is sufficient evidence available to connect the accused A with the commission of theft or not. Like for example, collection of fingerprints, ठीक है, footprints, किसी CCTV फुटेज में उसकी है कि नहीं है,
उसके पास से स्टोलन आइटम्स रिकवर होती हैं या नहीं होती, ऑल दीज थिंग्स will be treated as evidence, and how they will be collected through investigation. टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होती हैं वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स ये नहीं है कि आप थर्ड डिग्री दें किसी अक्यूज्ड को, किसी को मारें और फिर उसके बाद से उससे रिकवरी करें. These techniques have become very old and taboo investigation techniques. अभी तक जो है वो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स इंटेरोगेशन की आ गई हैं जिसमें आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पर्सन्स, इंटरव्यूइंग एंड इंटेरोगेशन टेक्निक. इंटरव्यू और इंटेरोगेशन के अंदर क्या फ़र्क होता है और उनकी टेक्निक्स किस तरह से काम आती हैं. क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस, उसका एनालिसिस करेंगे कि हाउ अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन. फिर उसके बाद लीगल एथिक्स गाइडलाइन, एथिकल गाइडलाइंस फॉर द इन्वेस्टिगेटर्स, कि इन्वेस्टिगेटर्स के लिए क्या एथिक्स और क्या लीगल गाइडलाइंस को फॉलो करना है व्हेन दे आर कंडक्टिंग स्टॉप एंड फ्रिस्क ऑपरेशंस. ठीक है, फ्रिस्क इज सर्च, स्टॉप इज व्हेन दे आस्क समवन टू स्टॉप एंड गिव देम इंफॉर्मेशन और अलाउ देम फॉर द बॉडी सर्च. इसी तरह से अरेस्ट प्रोसीजर्स, किसी को अरेस्ट करना है तो फिर क्या करेंगे, कि जिस तरह से इसकी एग्जांपल ये है कि उसको बताएंगे व्हाट आर द रीजंस ऑफ हिज अरेस्ट. ठीक, तो वो दिस इज वन ऑफ द प्रोसीजर. फिर इसी तरह से सर्च एंड सीयर, अगर कहीं पे किसी प्लेस की सर्च करनी है तो क्या लीगल एथिकल गाइडलाइंस हैं. अगर वहां से कोई चीज़ सीज करनी है, कोई चीज़ अपने कब्जे में लेनी है किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, तो वो क्या प्रोसीजर को फॉलो करेगा. इंटरनेशनल पॉलिसिंग, क्रिमिनल जस्टिस मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है जी, इंटरनेशनल पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कौन सी हैं और वो किस तरह से रोल प्ले कर रही हैं, विच इंक्लूड यूएनए, एफईआई, इंटरपोल, यूरोपोल, यूएनओडीसी, यूनिसेफ, आईपीए एंड अदर्स. फोर्थ सेक्शन जी, इट इज अ मिसलेनियस सेक्शन विच इंक्लूड्स डिफरेंट टॉपिक्स. ठीक है जी, और ये टॉपिक्स जो हैं ये आपको एसेज के अंदर, आपके जो करंट अफेयर्स हैं उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ों से वहाँ से भी मतलब ओवरलैप करता है. तो यहाँ का पढ़ा हुआ वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ का पढ़ा हुआ यहाँ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. विच इंक्लूड टेररिज्म, जैसा टेररिज्म यू ऑल नो कि जी टेररिज्म का ऐसे कभी भी आ सकता होता है. फिर इसी तरह से कि आपका रेडिकलिज्म, वॉर ऑन टेरर, ये सारी चीज़ें आपके करंट अफेयर्स के अंदर भी बार बार आ सकती हैं. Which department deals the Interpol in Pakistan relates to money laundering, sir? FIA deals the, FIA is the Interpol agency of Pakistan. सर इंटरपोल वाला भी आएगा इसमें जी, इंटरपोल वाला आएगा. इंटरपोल इज इंटरनेशनल पुलिस. बेसिकली इंटरनेशनल पुलिस का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि देयर इज नॉट अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ नेटवर्क ऑफ different departments who are working together to form an international police system. हर कंट्री के अंदर उनकी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंटरपोल के तौर पे, इंटरपोल की जो नेटिव एजेंसी के तौर पे काम करती है. लाइक एफआईए, अगर हमें यूएसए से, सऊदी अरब से वो इंटरपोल को रिक्वेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान में फलां बंदा में रिक्वायर्ड है, तो इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो एफआईए को बताएगा और एफआईए उनको, अगर वो बंदे की एक्स्ट्राडाइट करना है, उसको पकड़ना है, कोई भी उसको कम्युनिकेट करवाना है, तो वो एफआईए का रोल है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. हम उसको स्टडी करेंगे. अच्छा जी, मीडियाज रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्राइम, क्या मीडिया अच्छा होता है? मीडिया का जो कवरिंग होती है क्या उससे फ़ायदे भी होते हैं या कोई नुकसानात भी होते हैं, और उसका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे क्या रोल है? Modern law enforcement, crime prevention. How can we enforce law according to modern techniques, और crime किस तरह से prevent हो सकता है कि उससे कम? Intelligence led policing क्या होती है? पुलिस का जो ऑपरेशन आप कंडक्ट करते हैं, जो पुलिसिंग आप करते हैं, उसमें अगर हम इंटेलिजेंस को शामिल कर लें, लाइक इंटेलिजेंस से मुराद है कि आपको पता लग गया है कि ये फलां जो नेटवर्क है ये मनी लॉन्ड्रिंग करता है. अब यू डोंट हैव एनी एविडेंस रिगार्डिंग दैट, तो यू विल मॉनिटर देम, यू विल चेक देयर अकाउंट्स कि उसमें से कौन सी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं. आप उसके अंदर स्पाइज उनकी नेटवर्क्स में डालेंगे जो कि आपको
बताएंगे कि जी ये किस तरह से ऑपरेट करते हैं। दिस इज ऑल इंटेलिजेंस, ठीक है, हाउ दे ऑपरेट, हाउ दे वर्क, हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। दिस ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन विल बी कनेक्टेड थ्रू इंटेलिजेंस। और उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ होती है, कि मतलब उसके पास आप लाइक फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांजैक्शन हो रही हैं, तो उसकी वो जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, those are admissible piece of evidences in the as in the criminal justice system of Pakistan। लेकिन at the same time अगर उसकी आप कॉल रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं और विदाउट कोर्ट ऑथराइजेशन के आप कॉल रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, तो उसका जो वो कभी भी आप इन्वेस्टिगेशन में तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कभी भी उसको सजा दिलवाने के लिए आप उनका, क्योंकि बिकॉज उसका सोर्स जो है वो अनऑथराइज्ड है, तो इट कैन नॉट बी ऑफ एनी हेल्प। कम्युनिटी पॉलिसिंग क्या होती है? हाउ कैन यू इन्वॉल्व कम्युनिटी सोसाइटी टू टू फर्दर द गोल्स ऑफ पुलिसिंग। पुलिस के वर्किंग को, नेटवर्किंग को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है कम्युनिटी सोसाइटी को इन्वॉल्व करके। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स हो सकती हैं क्या और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, कि क्या हम प्राइवेट एंटिटीज को भी अपने साथ शामिल कर सकते हैं और उनका क्या फ़ायदा होगा, कि हम प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स को इन्वॉल्व करें या इस तरह से डिफरेंट चीज़। ऑडियो लीक्स भी पनिश नहीं होती कोर्ट में? जी, ऑडियो लीक्स तो वैसे भी नहीं होती, क्योंकि ऑडियो लीक का तो कोई सोर्स ही नहीं होता। बेसिकली एक जनरल कॉन्सेप्ट ये समझ लें कि कोई भी वीडियो या ऑडियो को अगर आपने प्रूव करना है अदालत के अंदर, तो उसमें आपको दो चीज़ें चाहिए होती। एक सबसे पहली और सबसे अहम चीज़ ये है कि उसका सोर्स, फ्रॉम वेयर दिस वीडियो और ऑडियो इज कमिंग फ्रॉम, मतलब किसने रिकॉर्ड किया है, किस अथॉरिटी के अंडर रिकॉर्ड, दैट इज कॉल्ड द सोर्स। सेकेंड इज द फोरेंसिक एविडेंस, वेदर वो कोई ऑडियो या वीडियो टेम्पर्ड तो नहीं है, वो कोई एडिटेड वीडियो तो नहीं है, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट बताती है कि इट इज़ ऑथेंटिक इन नेचर। ठीक है, ये दो चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो आप उसको प्रूव कर सकते। अगर इसको एज एन एविडेंस कंसिडर करें, इसको एविडेंस कंसिडर करें, तो फिर तो जाहिर सी बात है उसके अंदर देखा जाएगा कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। इफ इट इज़ इनक्रिमिनेटिंग इन नेचर, तो जाहिर सी बात है उस पर सजा भी हो सकती है। अच्छा जी, आगे जेंडर एंड क्राइम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन नेचर। जेंडर किस तरह से रिलेट करता है? आप लोग देखते हैं कि ऑनर किलिंग के केसेस आते हैं सामने, फेमिसाइड के केसेस आते हैं, हस्बैंड वाइफ को मर्डर कर रहा है, सेक्सुअल अब्यूज़, चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस आते हैं, ये सारी चीज़ें। और इनका अर्बनाइजेशन और रूरल एरियाज़ में क्या इसका है और अर्बन एरियाज़ में क्या है, और क्राइम एंड अर्बनाइजेशन का क्या आपस में ताल्लुक है या नहीं है। अर्बनाइजेशन क्या होती है? बेसिक अर्बनाइजेशन क्या होती है जी, कोई बता सकता है बेसिकली? Sir, migration of population from village to cities, rural areas to urban areas. जी बिल्कुल। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके रूरल एरियाज में अर्बन एरियाज के अंदर माइग्रेशन हो रही है। व्हाट इज रेलेवेंट हियर इज कि आप नोट करेंगे कि रूरल एरियाज, जो विलेज एरियाज होते हैं, उसमें लोग एक दूसरे को जानते होते हैं। बहुत सारे विलेजेस ऐसे होते हैं जिसमें एक ही फैमिली के लोग रह रहे होते हैं। ठीक है, तो विलेजेस का एक जो जो सोशल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम अ सिटी। अब मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर क्या होता है कि उसमें हर कास्ट के, हर फैमिली के, हर तरह के अच्छे लोग, बुरे लोग, हर हर तरह के लोग वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, एंड यू डोंट नो ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो इस वजह से जैसा अब अगर हम लाहौर की मिसाल दें या कराची की मिसाल दें, तो उनके अंदर क्राइम रेट लाइक रॉबरीज जो हैं वो इतनी ज़्यादा क्यों है रैम्पेंट? क्योंकि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है। एक बंदा आएगा, वो आपको वेपन दिखाएगा, आपसे रॉबरी कमिट करेगा, और यू डोंट नो कि जी ये किस फैमिली का है, ये कहाँ का है, कहाँ रहता है, किस जगह से ताल्लुक रखता है। सिमिलरली अगर विलेज एरिया से आप देखें तो वहाँ पे इस तरह के क्राइम्स आप कम मिलते हैं, हो सकते हैं लेकिन कंपैरेटिवली कम होते हैं, या फिर उसके अंदर एक ही गैंग होता है जो वो ऑपरेट कर रहा होता
ऐसे नहीं होता कि कोई भी लड़का कहीं से भी किसी भी फैमिली का उठ के जो है ना वो रॉबरीज कमिट करे, ठीक है। उधर जो क्राइम का रेशो होगा वो क्या होगा, जमीनों के झगड़े होंगे वहां पे खानदानी दुश्मनियां होंगी, मर्डर्स होंगे वहां पे बहुत ज्यादा, ठीक है। और इस तरह की नेचर के जो जिस तरह से जो लॉन्ग लास्टिंग एनमिटीज वाले जो क्राइम्स होते हैं वो वहां पे आपको एग्जिस्ट करते हुए मिलते हैं। तो अर्बनाइजेशन और रूरल कल्चर में डिफरेंस होता है जी, बिल्कुल कल्चर डिफरेंस। अच्छा जी, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस प्रोटेक्शन, ठीक है, स्पेशली चिल्ड्रन, वुमेन, माइनॉरिटीज और सिविल सोसाइटीज कैसे रिलेट करती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, ठीक है जी, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है जी वैसे कोई बता सकता है जी, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। Sir, illegal सर transfer of money. जी फैज क्या कह रहे हैं। Illegal transfer of money from one country to another. इलीगल ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, कोई और जी बताएं। सर दिस इज फैज और सर ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू इलीगल मींस टू अवॉइड टैक्सेस, जैसे स्विस बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देना और उनको शो ना करवाना इन जनरल टर्म्स, जो जनरल प्रोसीजर है उसके थ्रू। ठीक है, टू सर अवॉइड। इलीगल मनी को लेजिटिमाइज करके मतलब आप सोर्स उसका नहीं बता रहे और आप उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं, हालांकि वो सोर्स उसका इलीगल है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसमें आप सोर्स को डिस्गाइज करने की कोशिश करते हैं। टैक्स एवेजन, ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू इलीगल मींस, अर्न मनी थ्रू इलीगल मींस सच एज ड्रग ट्रैफिकिंग, ऑफशोर अकाउंट्स में। अच्छा जी, बिल्कुल आपके सबके जवाब जो हैं वो रेलेवेंट है। मैं इसको सारा को कंक्लूड कर लेता हूँ कि बेसिकली व्हाट इज रेलेवेंट इन मनी लॉन्ड्रिंग इज फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेजिटिमेट सोर्स, कि वो जो पैसे हैं उसमें सिर्फ ट्रांसफर इलीगल नहीं होता, उसमें वो सबसे पहले वो पैसे इलीगल होते हैं, ठीक है। वो पैसे किसी क्राइम की प्रोसीड्स होती हैं, ठीक है। इन लॉ वी कॉल्ड इट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। दैट क्राइम कैन बी नॉर्कोटिक्स क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है उसमें, फिर उसके बाद करप्शन के पैसे हो सकते हैं, ब्राइब्स जो लेते हैं, फिर उसके बाद टैक्स फ्रॉड, कुछ भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती हैं। उसको फिर क्या करते हैं, आप ऐसे ही जगह पे उनको ट्रांसफर करते हैं कि उसका सोर्स जो है वो जो इलीगल मनी है वो गुम जाए पैसों के, मतलब उसके जो है ना सोर्स उसका पूछे ना कोई, किसी ऐसे ऑफशोर अकाउंट में भेज देंगे कि वो आपसे पूछेंगे ही नहीं ये पैसे कहाँ से आए। या फिर आप देखते हैं कि आपके अपने मुल्क के अंदर बहुत सारी एमनेस्टी स्कीम्स होती हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि जी टैक्स हेवंस हैं, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, वी विल नॉट आस्क यू अबाउट द सोर्स ऑफ द मनी। तो वो बेसिकली ब्लैक मनी को वाइड कर रहे हैं कि आप उसको इलेजिटिमेट मनी को लेजिटिमेट बाद में वापस इंटीग्रेट कर देते हैं सिस्टम के अंदर एज वाइट मनी, और फिर आप उसको सिर्फ उस पर टैक्स ही देना है, उसके अलावा वो अदरवाइज तो पहले तो सजा भी होनी थी आपकी, लेकिन वो सजा वाला एलिमेंट खत्म हो जाता है। स्याह पैसे को सफेद बनाने की टेक्निक, बिल्कुल जी, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन। साइबर क्राइम, व्हाट इज साइबर क्राइम जी। पर जो ऑनलाइन क्राइम्स बेसिकली कमिट होता है लाइक फोन कॉल्स, इंटरनेट वीडियोस एक्सेट्रा। जी बिल्कुल, कोई और सर आंसर। हैक करके आपने उसके पूरे सिस्टम को हैक कर लिया और उसके बाद उसको ब्लैकमेल करना और इस तरह। ठीक हो सर गया। Cybercrime crime is that a crime targets that or involves a uses a computer computer. or digital network used to commit or facilitate the criminal activity. बिल्कुल जी, डिजिटल ऑफेंसेस थ्रू सोशल मीडिया, क्राइम्स रिलेटेड टू ऑनलाइन एक्टिविटीज, ब्लैकमेलिंग, हैकिंग, साइबर हरासमेंट, डीप फेक्स, इंटरनेट इन्वॉल्व कंप्यूटर्स। सो बेसिकली इट इन्वॉल्व्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर और इंटरनेट को इन्वॉल्व करता है। ऐसे ऑफेंसेस को साइबर क्राइम कहते हैं, जिसमें आप किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्किंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए कोई क्राइम कमिट करते हैं, किसी का आइडेंटिटी थेफ्ट कर लेते हैं, किसी की जो है ना मतलब उसकी जो है डेटा निकाल लेते हैं, उसके पैसों को जो है वो इलीगली ट्रांसफर कर लेते हैं, उसकी वीडियो को जो है वो टेम्पर डीप फेक
जिस तरह कहा गया कि उसकी चेहरा चेंज करके या उसको किसी और जगह पे किसी और इलिसिट काम के अंदर इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है। दीज ऑल ऑफ द और हरासमेंट और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें विच रिलेट्स बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, और इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड साइबर क्राइम। रोल ऑफ नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और ANF एंटी नार्कोटिक्स फोर्स, इनका आपस में क्या ताल्लुक है हम ये स्टडी करेंगे। ये 4 सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए जी। ये पास पेपर्स हम बाद में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम। व्हाट इज क्राइम जी? Violation of law सर वाइट are written laws. एक एक करके मलाइका जी बताएं आप। सर थोड़ा सा व्हाइट कॉलर क्राइम के बारे में बता दें। मैं बताता हूँ जी। क्राइम पहले क्या होता है जी, मुझे ये बता दें। वायलेशन ऑफ लॉज एक किसी ने कहा। सर थोड़ा व्हाइट Yes, sir. सर व्हाइट कॉलर Sir, क्राइम के बारे में act थोड़ा that is मैं prohibited by बताता हूँ law. आपको white collar crime। Sir, मैंने अच्छा। कहा violation of law are the act that is prohibited by law. जी बिल्कुल ठीक हो गया। वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, ब्रेकिंग ऑफ लॉ, एंटी सोशल बिहेवियर। एंटी सोशल बिहेवियर, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, हम ये जो एंटी सोशल बिहेवियर वाली बात है ना, इधर से स्टार्ट करते हैं। इट इज नॉट क्राइम बट इट इज द वेरी बेसिस ऑफ द क्राइम। सोशियोलॉजी अगर कोई लोग पढ़ रहे हैं, डिविएशन ऑफ रूल्स, वायलेशन ऑफ पीनल कोड, एनी एक्टिविटी दैट इज अगेंस्ट द रूल्स रेगुलेशन ऑफ द कंट्री। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। फारूक, मैं वाइट कॉलर क्राइम पे ऊपर आता हूँ, जस्ट मुझे ये बेसिक आप समझ लें। बेसिकली सोशियोलॉजी के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहा जाता है नॉर्म। नॉर्म इज समथिंग विच इज नॉर्मल, विच इज द रूटीन। लाइक इट इज नॉर्म कि व्हेन यू मीट समवन यू ग्रीट देम। इट इज द नॉर्म ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है। एक स्टैंडर्ड होता है बिल्कुल कि when a particular behavior which is defined, how is it defined? It is not written somewhere, but the society has defined it so. Like in our society, you wear proper clothes, ठीक है जी, you respect your elders, you love your children, ठीक है जी। ये सारी चीजें इसको कहा जाता है norms, ठीक है। The society has defined those standards, the standards of normal behavior, कि आप किस तरह से एक सिचुएशन के अंदर रिएक्ट करें। नाउ देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी व्हिच इज कॉल्ड डिविएंस। डिविएंस इज डेविएशन फ्रॉम द नॉर्म, कि व्हेन वो द सोसाइटी हैज सेट अ स्टैंडर्ड कि व्हेन यू मीट समवन यू ग्रीट हिम। इफ यू आर नॉट ग्रीटिंग हिम, it means that you are deviating from the norm set by the society. That behavior will be called deviance or deviant behavior, ठीक है। You will called as deviant, और वो जो behavior है उसको deviance का। Like similarly, you are required as a norm to respect your elders, but if you are not respecting them and you are abusing them, it is not crime, but it is a deviant behavior which is not considered a good behavior by the society, ठीक हो गया। अब कुछ deviant behaviors ऐसे होते हैं कि जो इतने ज्यादा deviate कर जाते हैं कि उनको रोकने के लिए कानून ने उसमें सजाएं रखी कि this behavior is so much deviant that it is affecting the whole social network of the society. It is affecting the complete net of society और social structure को break down कर सकता है। ये इतना बुरा एक्ट है, इसलिए इसकी सजा रखते हैं, इसको डिफाइन कर दें कि ये आज के बाद ऑफेंस होगा, ये आज के बाद क्राइम है, ठीक है। सो अ क्राइम जनरली इज अ डिविएंट बिहेवियर, बट व्हेन इट इज डिफाइंड सो इन अ लॉ, ठीक है, लॉ के अंदर अगर वो डिफाइंड नहीं है तो इट इज नॉट अ क्राइम। अगर उसकी कोई पनिशमेंट नहीं दी हुई, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि अगर ये मोबाइल मेरा पड़ा है आप यहाँ से उठा के ले जाते हैं, कानून में कुछ नहीं लिखा हुआ कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, तो इट मे बी अ डिविएंट बिहेवियर ओनली।
but it is not a crime. But when it is defined that you cannot take my mobile without my permission, if you do so, it is called theft, and there will be 7 years or 3 years or 10 years sentence for it. So then it is called a crime or an offense. डिवियंस की पनिशमेंट होगी. डिवियंस की पनिशमेंट देखें, डिवियंस इज अ ब्रॉडर टर्म. Crime is also a deviance. If deviance is so strong that it is covered under the definition of a particular crime, तो फिर तो सजा होगी, उसकी पनिशमेंट भी होगी. बट अगर वो इस तरह का ये है कि मैंने किसी से सलाम नहीं किया, मैंने इनअप्रोप्रिएट कपड़े पहन लिए हैं, मैं सड़क पे गालियां देता हूँ, या मैं कोई इस तरह का काम करता हूँ विच इज नॉट पनिशेबल बाय लॉ, देन इट इज deviance, but it is not a crime. So crime is basically a violation of law, but it evolves from the concept of norm and deviance. ठीक हो गया जी. और सोसाइटी एज होल इसको डिफाइन करती है. हम ये आगे जाके भी इसको देखें. अच्छा फारूक, इसमें वाइट कॉलर क्राइम का आप देख रहे हैं, हम आगे जाके उसको स्टडी भी करेंगे, लेकिन जनरली आपको सिर्फ समझाने के लिए, वाइट कॉलर क्राइम एज इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द टर्म is committed by those persons who do an office job. जब वो वाइट कॉलर का मतलब ही उसका ये है कि उसकी ऑफिस जॉब है, उसकी पढ़ी, मतलब वो कोई डिप्लोमा डिग्री करके वहाँ पे बैठा है और फिर वो कोई क्राइम कमिट करता है, तो दोज क्राइम्स आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ वाइट कॉलर क्राइम, लाइक टेकिंग ड्राइव, लाइक मनी लॉन्ड्रिंग, लाइक टैक्स इवेजन. ठीक है, ये ऐसी चीजों का काम है कि इसमें आपको पिस्टल भी किसी काम का नहीं है, आपकी ताकत भी किसी काम की नहीं है. इट इज ऑल अबाउट योर एजुकेशन, योर ब्रेन, योर ऑफिस वर्किंग. ठीक है, तो ऑल वाइट कॉलर क्राइम्स आर ऑलवेज रिलेटेड टू फाइनेंस, ऑफिस. ठीक है, फ्रॉड हो सकता है, इम्पर्सनेशन हो सकती है, बहुत सारी इस तरह की चीजें हो सकती हैं. फाइनेंशियली मोटिवेटेड होना लाजमी नहीं है, लेकिन बहुत सारे मेजर पोर्शन ऑफ इट is financially motivated crime. वो क्राइम जिसमें स्टाफ शामिल हो जी, हो सकता है, नॉट नेसेसरी. स्टाफ अगर कोई इस तरह का क्राइम कमिट कर रहा है कि लाइक मर्डर, थेफ्ट, तो फिर तो जाहिर सी बात है, दैट इज नॉट अ वाइट कॉलर क्राइम. वाइट कॉलर क्राइम इज ऑलवेज रिलेटेड टू ऑफिस वर्क. अच्छा जी सर, डिवियंस की पनिशमेंट होगी, ये मैंने मेरे ख्याल से बता दी. अच्छा जी, स्कैम करना, हाँ जी स्कैम हो सकता है जी. आप मतलब लोगों को जो है वो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के अंदर ला के जो है उसमें कर रहे हैं. अच्छा जी, हम आगे चलते हैं. A crime occurs when someone breaks the law by an overt act, omission or neglect that can result in. अच्छा जी, ये समझ लें कि there can be three things. जरूरी नहीं है कि आप कोई काम करें तभी वो क्राइम होगा. ठीक है, एक चीज तो रेलेवेंट है कि वो उसमें देयर शैल बी ब्रेकिंग वायलेशन ऑफ लॉ एंड देयर शैल बी अ पनिशमेंट. ये तो दो इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं कि अगर नहीं होंगे तो क्राइम नहीं होगा, अगर पनिशमेंट भी नहीं होती तो फिर भी क्राइम नहीं होता, और अगर जो है उसमें कोई लॉ में डिफाइंड नहीं है तो तब भी क्राइम नहीं होता. अच्छा, क्राइम की बेसिकली तीन चीजें अक्सर आपने सुना होगा. एक होता है क्रिमिनल एक्ट, एक होता है क्रिमिनल माइंड, ठीक है, और एक होती है कंकरेंस. These are basically the three ingredients of crime. अगर इसमें से एक भी मिसिंग हो जाए तो क्राइम कंप्लीट नहीं होता. इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि हमारे लैटिन टर्म में इसको कहते हैं एक्टस रियस. एक्टस रियस के मीनिंग होता है क्रिमिनल एक्ट. ठीक है, लाइक द क्रिमिनल एक्ट इज मेकिंग अ फायर शॉट. इट इज द एक्ट कि मैं एक काम कर. क्रिमिनल माइंड इज माई इंटेंशन और नॉलेज दैट आई एम सेन इनफ टू अंडरस्टैंड कि जी ये जो मैं फायर शॉट कर रहा हूं इससे बंदा मर जाएगा, या इसको इतनी ग्रेव इंजरी आएगी कि मतलब वो इंजर्ड हो जाएगा या वो मर जाएगा. ठीक है, दिस नॉलेज इज सफिशिएंट टू क्रिएट माई गिल्टी माइंड. और ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करने चाहिए, इनको कहते हैं कंकरेंस. ये आगे जाके आएंगे भी, लेकिन इन दोनों को एग्जिस्ट करने को कहते हैं कंकरेंस. लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने इरादा बनाया कि जी
मैं फलां बंदे को मर्डर कर दूंगा, ठीक, लेकिन मैं जो है उसको अभी मर्डर नहीं करता, जाके उसको गोली नहीं मारता, लेटर ऑन मैं रोड से कहीं से गुजर रहा होता हूँ और अचानक से वो बंदा मेरी गाड़ी के सामने आता है और बंदा मर जाता है। नाउ एट दैट मोमेंट मेरी वो क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी उसको मर्डर कमिट करने की, और वो जो ऑफेंस उस टाइम पे बनेगा वो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग का तो बन सकता है, लेकिन कभी भी वो मर्डर का नहीं बनेगा। लेकिन अगर एट द सेम टाइम अगर मैं वेपन लेके जाता और उसको मर्डर कर देता तो फिर तो उसमें मेरा क्रिमिनल एक्ट भी शामिल होता, मेरी इंटेंशन भी शामिल होती कि मैं उसी पर्पस के लिए गया हूँ, और वो दोनों को एग्जिस्ट कर रहे होते तो उसी टाइम पे वो मर्डर की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती। ठीक है जी। अच्छा, उसके अंदर एक और चीज है कि एक्ट भी हो सकता है, ओमिशन भी हो सकती है। ओमिशन इज कि आप, लॉ ने आपको कुछ करने के लिए रिक्वायर किया है लेकिन आप वो नहीं कर रहे, या आप कोई निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट में भी बहुत ज्यादा दफा ये हो सकता है कि आप वो क्राइम कमिट कर, वेडिंग्स पर जो फायरिंग करते हैं अगर उससे कोई मर्डर हो जाए तो इससे जी वो मर्डर में नहीं फॉल करता ना, फिर आपकी वो इंटेंशन उसमें वो मर्डर वाली नहीं होती, तो उसमें डिफरेंट जो है ऑफेंसेस हैं पीपीसी में डिफाइंड, शिबे आमद और कत्ल बिस्सबब, कि अगर आप इलीगल एक्ट कर रहे हैं और उसके रिजल्ट में कोई बंदा मर जाता है तो देयर इज अ सेपरेट ऑफेंस उसका, और जो आप किसी को जानबूझ के कत्ल करने की नीयत से गोली मार रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन डिफरेंट। अच्छा जी, क्राइम कंसिस्ट ऑफ, जी मलाई। सर मुझे ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ कि अगर आपकी इंटेंशन ना हो और आपसे मर्डर हो जाए तो वो क्रिमिनल एक्ट होगा। बेसिकली वो क्रिमिनल एक्ट जो है ना, क्रिमिनल एक्ट के साथ गिल्टी माइंड होना जरूरी है। बहुत सारी दफा ऐसा हो सकता है कि वो एक्ट आपसे हो गया हो लेकिन आपकी इंटेंशन नहीं थी वो करने की। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, वो ट्रीटमेंट कर रहा है और ट्रीटमेंट के दौरान उससे कोई नेग्लिजेंस हो जाता है, तो उस नेग्लिजेंस पे कभी भी उस डॉक्टर को मर्डर, जैसे 302 कहते हैं जिसको किसी को कत्ल करने की सजा होती है, उसकी सजा नहीं हो सकती। ठीक है, उसकी सजा जो है वो एक डिफरेंट लेवल की जरूर हो सकती है कि उसको नेग्लिजेंट बिहेवियर की, मतलब वो कैटेगरीज है ना हर ऑफेंस की। एक ऑफेंस है जिसमें मैं किसी को ब्रूटली मर्डर कर रहा हूँ, और एक ऑफेंस है कि जिसमें मेरी उसको कत्ल करने की कोई इंटेंशन नहीं थी लेकिन वो एक्ट ऑटोमेटिकली मेरी नेग्लिजेंट, मतलब मेरी गलती जरूर है लेकिन इतनी गलती नहीं है कि मैं उसका कत्ल ही करना चाहता था उसकी वजह से मुझे। तो दिस इज द डिफरेंस विच इज ऑलवेज ascertained from the circumstances के किन circumstances में वो काम हुआ है। इट इज अ बिट टेक्निकल इन नेचर, आगे जाके इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में कवर कर लेंगे, लेकिन ये एक चीज समझाने के लिए आपको कि उसके साथ आपकी इंटेंशन भी होनी चाहिए जो आप कमिट करें। सर तो इस सिनेरियो में कोई लीगल सजा दी जाती है अगर अनइंटेंशनल हो जाए तो ये मर्डर कमिट जी, अगर अनइंटेंशनल हो गया तो उसकी सजा जरूर हो जाएगी, सजा होगी, लेकिन वो सजा उस लेवल की नहीं होगी कि जो मर्डर करने की सजा, मतलब उसको डेथ की सजा नहीं हो सकती। उस डॉक्टर से अनइंटेंशनली अगर कोई बंदा मर गया है तो उसका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, इवन उसको फाइन हो सकता है, उसको कुछ साल के लिए सजा हो सकती है, लेकिन उसकी कभी भी इंटेंशन ये नहीं थी कि मैं इस बंदे को कत्ल कर दूं, इसकी जान ले लूं। ठीक, जी अम्मा तो बोले, इस मैं वजह इधर ही से बैठी हूँ। लाइक सर वो टीचर तो हाँ कहते जी हैं ना, मतलब इस बंदे को हाँ, वहां से निकाल के अब अपनी जो नौकरी। टीचर डॉक्टर केस है ना उसमें तो दूध देखिए निकाल के चाय बना दो। ये माइक दूध, किसका, हाँ हिना अपना माइक म्यूट करने काइंडली। ठीक। if mens rea is not present, it is still a crime, but punishment can be lowered. You can say so, लेकिन कभी कभार ये होता है कि मेंसरिया अगर एब्सेंट हो तो मतलब बेसिकली उस क्राइम की डेफिनेशन को पूरा करने के लिए आपको उसका मेंसरिया भी साथ लेके आना पड़ता है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा डीपर स्टडी करेंगे तो आपको ये थोड़ी सी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है इसकी, तो इस वजह से आपको समझने के लिए थोड़ा सा इसको रिसर्च भी कीजिएगा।
ये आगे आएगा भी, इसको कभी इंटरनेट पे भी लिख के देख लीजिएगा कि क्या होता है क्रिमिनल एक्ट, क्रिमिनल माइंड में क्या डिफरेंस होता है, क्या चीजें को एग्जिस्ट करनी चाहिए। सर अच्छा जी, डिपेंडिंग आगे ऑन द चलते नेचर ऑफ द क्राइम, मैं ये कह रहा था डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्राइम, के नेचर ऑफ द जो भी हुआ है, अगर इन क्राइम। हाँ अनइंटेंशनली जी, भी हाँ जी। हुआ है, एक्टस रियस प्रेजेंट है बट मेंस रिया प्रेजेंट नहीं है, तो हाँ, तो द इंटेंसिटी ऑफ बेसिकली द क्राइम मैटर्स। इंटेंसिटी ऑफ द क्राइम, द नेचर ऑफ द क्राइम, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी व्हेन द इंटेंशन वाज नॉट देयर। ठीक है, तो वो इस वजह से ये दोनों चीजें की कोएग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है। अच्छा जी, क्राइम कंसिस्ट दैट इन द वायलेशन ऑफ, कुछ हमारे फेडरल लॉज भी हो सकते हैं, स्टेट लॉज वो होते हैं जो प्रोविंशियल लेवल पे होते हैं, और लोकल लॉज वो होते हैं जो आपके किसी सिटी या मेट्रोपॉलिटन सिटी, किसी एक सिटी की हद तक होते हैं, उसके भी हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जो आपका पीनल कोड है दैट इज अ फेडरल लॉ, वो पूरे पाकिस्तान में गवर्न करता है उसको। प्रोविंशियल लॉज में बहुत सारे हो सकते हैं, जैसा सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, वो सिर्फ सिंध की हद तक है, और वो सिंध के ही ऑफेंसेस उसमें कवर होते हैं। पंजाब का अपना लॉ हो सकता है, लेकिन वो सिंध वाला जो है वो सिंध की हद तक ही होगा। और लोकल लॉ, जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर एक नया लॉ आया कि जी जो भी बंदा प्रोटेस्ट करेगा तो उसको, अगर विदाउट परमिशन वो प्रोटेस्ट करता है तो उसकी सजा है। ठीक है, उसको पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट, तो वो सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक है, तो इस वजह से उसको एक लोकल लॉ का स्टेटस दिया जा सकता है। A normative definition views crime as a deviant behavior that violates the prevailing norm, cultural standards prescribing how humans ought to, ये जो मैंने आप लोगों को समझाया है कि बेसिकली इसका क्या डेफिनेशन है। Humans ought to behave normally. This approach considers the complex reality of surrounding the concept of crime, seeks to understand how changing social, political, psychological, and economic condition may affect the changing definition of crime. अब क्राइम जो है ना, जाहिर सी बात है, आप ये देखते हैं कि नए से नए लॉज आ जाते हैं वो टाइम के साथ साथ, इसलिए कभी भी ये कहा जाता है, हमेशा ये कहा जाता है कि क्राइम और द क्रिमिनल लॉ इज नॉट रिजिड और फिक्स्ड, इट मे वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, जिस तरह से अब पीका जो है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, that law was only promulgated in 2016, उससे पहले तक ये जी माइक ऑफ कर दें जिसका ऑन है। सर आप सारे पार्टिसिपेंट्स की ऑफ कर दें क्योंकि बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है। नहीं, काइंडली सर सबके ऑफ नहीं करें, जो बोल रहा है उनके ऑफ कर। हाँ जी, मैं एक मिनट सर देखता हूँ, अगर किसी से आवाज आती है तो मैं फिर उसको ऑफ कर। इधर कुछ लोगों ने हैंड रेज किए थे, काइंडली एक एक सर माइक का ही कहना था सबने। अच्छा, बेसिकली इसमें ये होता है कि मैंने कहा कि क्राइम जो है इट इज वेरी चेंजिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि मतलब पीका की मैं एग्जांपल दे रहा था, पीका इज अ लॉ इन पाकिस्तान विच डील्स इन साइबर ऑफेंसेस। ठीक है, साइबर क्राइम से डील। अब इट इज पास्ड इन 2016, तो 2016 से पहले तक हमें तो ये हिना ख्वाजा का माइक है, काइंडली सर इनको म्यूट कर दें, उनको बोला भी है मुझे। जी म्यूट कर दिया। अच्छा जी, बेसिकली पीका जो है उसके अंदर 2016 में पास हुआ। इट मींस के बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे हैं जो कि विद टाइम टू टाइम, या जब आपको उसकी नीड पड़ती है स्टेट को, तो वो उसके लॉज पास करती है, और वो एक जो चीज पहले क्राइम नहीं होती लेकिन लेटर ऑन वो क्राइम बन जाती है। देयर इज स्टिल डिस्टॉर्शन। जी ये मुझे भी आवाज आ रही है लेकिन यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रहा। सर आई थिंक ये आपकी वॉइस में डिस्टॉर्शन आ रही है, ब्लर हो क्या है। मेरे पास तो कोई ऐसी चीज है नहीं, अब मुझे भी आ रही है डिस्टॉर्शन, तो मुझे खुद तो ना है अपनी। अच्छा जी, महक जहरा जी। सर काइंडली ये जो लास्ट पॉइंट है ये रिपीट कर दें, ये पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक कंडीशंस ये किस तरीके से अफेक्ट करती हैं।
जी मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली ये होता है कि सोशल कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक कंडीशंस, ये जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व करती जाती है तो उस टाइम चेंज होता जाता है। तो यू नीड डिफरेंट लॉज टू रेगुलेट दोज न्यू क्रिएटेड सिनेरियोज, ठीक है। जैसा आपको मैंने एग्जांपल दी कि पहले तो इंटरनेट होता ही नहीं था। जब इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर सिस्टम उस तरह से इस्तेमाल नहीं होते थे, तो देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ साइबर ऑफेंस। साइबर लॉज की जरूरत ही नहीं थी जब हमारे पास इंटरनेट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट आता गया, सोशल मीडिया आता गया, तो ये यू हैव सीन के देयर इज साइबर स्टॉकिंग्स, देयर इज आइडेंटिटी थेफ्ट, आपकी फेक आईडीज बन गई हैं, आपके बैंक अकाउंट से पैसे जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो हैं उसके अंदर साइबर फ्रॉड शुरू हो गया, ठीक है। आपकी वीडियोस जो हैं वो अब अपलोड होनी शुरू हो गई, ठीक है। आपकी पिक्चर्स जो हैं वो अपलोड होनी शुरू हो गई। ऑल दीज साइबर ऑफेंसेस नीडेड अ लॉ। ये ऐसी सोशल कंडीशन डेवलप हो गई कि जिसके लिए आपने उस चीज को डिक्लेयर कर दिया कि जी जो बंदा जो है वो किसी की फेक आइडेंटिटी थेफ्ट करेगा तो उसकी ये सजा है, वो साइबर स्टॉकिंग करेगा तो ये सजा है उसकी, ठीक है। वो किसी के लिए जो है ना फेक और फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाएगा तो उसकी ये सजा, ठीक है। तो इस इन डिफरेंट चीजों से क्या होता है कि आपका लॉ जो है वो इवॉल्व कर। फिर पॉलिटिकल जो लॉज हैं उनकी डेफिनेशन अगर देखें, आपका हाई ट्रीजन है, ठीक है। हाई ट्रीजन आपने सुना होगा कि जी कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करेंगे तो देयर इज अ सेंटेंस। इट वाज नॉट देयर अंटिल 18th अमेंडमेंट, ठीक है। आफ्टर सम पॉलिटिकल हैपनिंग्स, ठीक है, मार्शल लॉज और डिफरेंट, तो आपने उसको डिफाइन कर दिया कि इफ एनी पर्सन डज दिस तो उसमें उसकी ये सजा डिफाइन कर दी गई। इसी तरह से आपने इस्लामाबाद की हद तक एक लॉ पास कर दिया कि जी जो बंदा विदाउट परमिशन प्रोटेस्ट करेगा तो फिर क्या होगा कि उसको 3 साल की सजा हो सकती है। अब इफ वेदर इट इज अ गुड लॉ और अ बैड लॉ, दैट इज अ सेपरेट डिबेट, बट the criminal laws, they evolve due to the political conditions, due to the economic conditions, due to many other conditions which depend on the society as whole। तो बेसिकली आपको समझाने की बात थी कि लॉ इज एवर चेंजिंग, एवर लिविंग बॉडी विच इज ऑलवेज डेवलपिंग इन नेचर, ठीक है जी। काइट फ्लाइंग इज अ क्राइम नाउ, ठीक है, वो जाहिर सी बात है, काइट फ्लाइंग इज नॉट सेल्फ अ क्राइम, बट उसके अंदर वो क्या करते हैं कि वो डीसी साहब एक नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं कि इट इज प्रोहिबिटेड। सो इफ यू वायलेट दोज जो उसको जो उनकी डायरेक्शंस हैं उसको वायलेट करते हैं तो फिर उसकी सजा लॉ में डिफाइंड है कि आप एक ड्यूली प्रोमलगेटेड डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करें। अच्छा जी, इट इज फॉलोड बाय penal responses or made by the society. Each state is different in how the law is written, how behavior is regulated, and the penalties and each crime potentially carries. Also, the list is far from complete because behavior may be prohibited in one state and not in others, ठीक है। अच्छा, ये भी चीज होती है कि some behaviors are crime in one country but the same is not crime in another country, ठीक है। नाउ इफ आई गिव द एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें, हमारे पास जो इस्लामाबाद के अंदर जो मैंने लॉ की आपको रेफरेंस दिया, पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट 2023 आई गेस और 24। अब उसके अंदर ये डिफाइन कर दिया गया कि अगर आप विदाउट परमिशन प्रोटेस्ट करते हैं तो देयर इज सेंटेंस ऑफ 3 years। नाउ this same protest is not punishable in Punjab, but at the same time it is punishable in Islamabad, ठीक। तो it is also possible कि some crimes are punishable in one part of the world but these are not crimes in another part, ठीक है। Similarly prostitution उसकी एग्जाम्पल है, गैम्बलिंग उसकी एग्जाम्पल है, ठीक है।
अल्कोहलिज्म हमारे यहाँ प्रोहिबिटेड है, किसी और मुल्क में जाए वहां पे देयर इज नो पनिशमेंट फॉर दैट। तो क्राइम आपके कल्चर, आपके सोसाइटल नॉर्म्स और इनकी वजह से वेरी करता है, इट वेरीज फ्रॉम, सो इट इज वेरी subjective in nature. Indeed, in those cases where no clear consensus exists on a given norm, the drafting of criminal law by the group in power to prohibit the behavior of another group may seem to some observers as improper limitation of the second group's freedom, and ordinary members of the society have less respect for the law or laws in general, whether the authorities actually enforce the disputed law or not. ठीक है। अब बहुत सारी एक एक्सप्लेनेशन क्रिमिनोलॉजी ये भी देती है कि जो द ग्रुप विच इज इन पावर वो हमेशा अपनी ऑपोजिट ग्रुप को या माइनॉरिटी को दबा के रखने के लिए, उसको सबड्यू करने के लिए भी कुछ लॉज पास कर। तो जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स होते हैं वो उसको इम्प्रॉपर लिमिटेशंस का भी नाम दे सकते हैं, या वो ग्रुप होगा वो दूसरे ग्रुप को इम्प्रॉपर लिमिटेशन या एक बैड लॉ का भी नाम दे सकते हैं। बट द लॉ एग्जिस्ट, लॉ इज द लॉ बिकॉज इट इज इन्फोर्सेबल, और कोर्ट्स उसको इन्फोर्स भी करवाएंगी अनटिल अनलेस दैट लॉ इज रिवोक्ड। The definition of crime affects how criminologists view the cause and control of illegal behavior, shapes their research and orientation. अब मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो कि क्राइम को मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन करते हैं। देयर इज अ स्कूल which gives the conflict view। देयर आर 3, आप देखेंगे ये हमारे पास 3 बेसिकली व्यूज आ। सबसे पहला है कॉन्फ्लिक्ट व्यू। कॉन्फ्लिक्ट व्यू कहता है कि द लॉ इज अ टूल ऑफ रूलिंग क्लास, क्राइम इज अ पॉलिटिकली डिफाइंड कॉन्सेप्ट, रियल क्राइम्स आर नॉट आउटलॉड, द लॉ इज यूज्ड टू कंट्रोल द अंडर क्लास। तो कॉन्फ्लिक्ट व्यू आप देख रहे हैं कि इट इज लाइक मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट के तौर पे कि देयर इज अ रूलिंग क्लास एंड देयर इज अ वर्किंग क्लास, और रूलिंग क्लास ने वर्किंग क्लास को दबा के रखने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ लॉज बनाए हैं विच आर डिफाइंड एज क्राइम्स। अब अरबों रुपए की करप्शन हो जाती हैं, ठीक है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज जो हैं बहुत सारी, आप ठीक है, ये जो कंपनी इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, ठीक है, जिससे जिनका अगर आप फाइनेंशियली उसका मेजर लगाएं तो इट इज वे बियॉन्ड दी रॉबरी। मतलब एक साल के अंदर शायद एक शहर में जितनी रॉबरीज हुई हैं उसके अंदर जितने पैसों का लॉस हुआ है, उसको अगर आप एक केस से कंपेयर करें ना, शायद तो वो एक केस में ज्यादा पैसों का फ्रॉड हुआ हो या ज्यादा पैसे गए। बट द रियल क्राइम्स, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या कहती है, द रियल क्राइम्स आर नॉट आउटलॉड, बट एट द सेम टाइम जो माइनर क्राइम्स हैं, अंडर क्लास जो कमिट करती है, जो गरीब लोग कमिट करते हैं, उनको क्राइम डिफाइन कर दिया जाता है। ठीक, ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का व्यू। जी महक। सर इसका मतलब रूलिंग क्लास के पास अथॉरिटी होती है कि वो लॉ के अंदर चेंज कर सकती है। जी देखें ना, रूलिंग क्लास आपकी कौन होती है? रूलिंग क्लास आपके MNAs, पॉलिटिकल एजेंसीज जो आपकी पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, वो रूलिंग क्लास। अब आपकी एक पार्टी होती है, वो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, वो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स पार्लियामेंट में बैठे हैं तभी वो रूलिंग पार्टी, एंड दे कैन मेक एनी लॉ, दे कैन मेक चेंजेस इन एनी लॉ। दैट इज वाई वो क्या कहते हैं कि वो अंडर क्लास को दबान। दिस इज कॉन्फ्लिक्ट व्यू, दिस इज वन साइड ऑफ द स्टोरी, यू कैन से वन इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ क्राइम। ये कॉन्फ्लिक्ट व्यू ये कहता है कि उसका पर्पस ही सिर्फ ये है कि अंडर क्लास को आपने जो है वो दबा कर। सर ये व्यूज डिफरेंट सेंसेस में पढ़े, मतलब काइंडली आप पिछली स्लाइड से एक दफा दिखाएंगे। बेसिकली देयर आर 3 व्यूज, कि देयर आर 3 स्कूल ऑफ थॉट्स, जिस तरह के होते हैं ना, जो डिफरेंट उसकी डेफिनेशन देते हैं, कुछ डिफरेंट रीजनिंग देते हैं। ये क्राइम होता क्या है, क्राइम कहाँ से आता है, कौन से चीज़ों को क्राइम डिफाइन किया जाता है। ठीक है, आप देखें ना, कंसेंसस व्यू पढ़ते हैं, आपको क्लियर होता है। कंसेंसस व्यू कहता है कि द लॉ डिफाइंस द क्राइम,
रूलिंग क्लास डिफाइन नहीं करती, जो कानून होता है मुल्क का वो डिफाइन करता है कि क्या कानून है, सॉरी क्या क्राइम है। द लॉ रिफ्लेक्ट्स पब्लिक ओपिनियन। कंसेंसस व्यू कहता है कि जो लोग लॉ बना रहे हैं दे आर द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पब्लिक, दैट इज व्हाई द लॉ इज द पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक उसके लिए चाहती है कि ये जो पर्टिकुलर चीज है इसको क्राइम डिक्लेयर कर दिया जाए, इसलिए उसको क्राइम डिक्लेयर किया जाए। एग्रीमेंट एग्जिस्ट ऑन आउटलॉड बिहेवियर। सोसाइटी का एक एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है कि कौन कौन सा बिहेवियर आउटलॉड है, कौन कौन सा बिहेवियर बुरा है, इस वजह से उसको क्राइम डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, लॉज अप्लाई टू ऑल सिटीजन्स इक्वली। कंसेंसस व्यू इस भी ये भी एक आर्ग्यूमेंट देता है कि लॉ जो होता है वो अक्रॉस द बोर्ड हर सिटीजन के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होता है। इस वजह से इट इज नॉट ओनली फॉर रूलिंग क्लास, इट इज नॉट ओनली फॉर अंडर क्लास, बट इट इज ऑल्सो फॉर द रूलिंग क्लास। ठीक है, दिस इज वन साइड ऑफ दिस वन आर्ग्यूमेंट गिवन बाय द कंसेंसस व्यू। द क्राइम एंड सेंटेंस क्राइटेरिया इज डिफरेंट फ्रॉम फॉर रूलिंग क्लास, वर्किंग क्लास, कलेक्टिव विल होती है सोसाइटी की। ठीक है, अब देखें, आप खुद देख रहे हैं कि देयर इज अ डिबेट। Why there is a debate? Because different people see crime differently. कुछ लोग कह रहे हैं कि it is the collective will of the people. ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, it is a tool to control underground. So there can be multiple reasons can be given by different philosophers जो इसको differently जो है वो define. Agreement exists on outlawed behavior. इसका मतलब है महक कि आउटलॉड बिहेवियर है कि जिस बिहेवियर को क्राइम डिक्लेयर कर दिया। तो सोसाइटी की जो पब्लिक है उसके अंदर एक एग्रीमेंट एग्जिस्ट किया करता है कि किसी से पूछे बगैर उसकी चीज को लेके जाने को थेफ्ट डिक्लेयर कर दें। हर बंदा कहता है कि ये चोरी है, इसको आउटलॉड होना चाहिए, इसको क्राइम डिक्लेयर होना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट टॉलरेबल। ठीक है, दैट इज वाई वो एक एग्रीमेंट जो है उसमें लोगों में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए उसको क्राइम डिफाइन है। आउटलॉड बिहेवियर सर हम किसी ये कह सकते हैं, मतलब जो लोग मतलब क्राइम डिक्लेयर करें वो ये उसे ही हम क्राइम कहेंगे। आपकी आवाज बहुत कम आई है, दोबारा बोलेंगी? सर मैं ये कह रही हूँ कि हम ये कह सकते हैं भी जो लोग क्राइम डिक्लेयर करेंगे हम उसे क्राइम कहेंगे। हाँ, बेसिकली तो मतलब तो एक जो है ना वो थ्योरी यही कहती है ना, एक थ्योरी कहती है कि इट इज द कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल, कि लोग जो चाहते हैं, वो खुद हर बंदा तो कानून बैठ के नहीं लिख सकता ना, तो वो अपने नुमाइंदे अपॉइंट करता है, वो नुमाइंदों को असेंबली में भेजता है, वो असेंबली में जो कानून बनाते हैं दैट इज द कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल, दो नॉट डायरेक्ट। एक इनडायरेक्ट उसकी तो उसमें इन्वॉल्वमेंट है ना कि आप अपने नुमाइंदे को भेज के उससे वोटिंग करा रहे हैं, और वो इट इज द कलेक्टिव विल। जी, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जी अप्लाई होता है, बिल्कुल। अब जाहिर सी बात है जिधर डिक्टेटर सिस्टम होगा वहाँ पे तो ऑब्वियसली वो कंसेंसस व्यू नहीं होता, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में तो यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि इट इज द कलेक्टिव विल ऑफ द। अच्छा, फिर उसके बाद थर्ड व्यू है इंटरेक्शनिस्ट व्यू। इंटरेक्शनिस्ट व्यू कहता है कि मॉरल एंटरप्रेन्योर्स डिफाइन क्राइम, crimes are illegal because society defines them that way. The definition of crime evolved to the moral standards of those in power. ठीक है, अब ये इंटरेक्शनिस्ट व्यू जो है ना उन दोनों के दरमियान में एक क्रिएट करता है कि जी जो दोज हु आर इन पावर वो सोसाइटी के जो मॉरल्स हैं उनको शेप देते हैं, और उनको शेप देने की वजह से एक सोसाइटी का कल्चर डेवलप हो जाता है, और वो सोसाइटी ये डिफाइन करती है कि किस बिहेवियर को इलीगल डिक्लेयर करना है और किस बिहेवियर को इलीगल डिक्लेयर नहीं करना। सर कॉन्सेंसस और क्या फर्क है फिर? जी सर इन दोनों में फिर क्या डिफरेंस होगा? वो भी सोसाइटी कर रही होती है ना सर? बेसिकली थोड़ा सा फर्क है। जो कॉन्फ्लिक्ट व्यू है ना वो एक एक्सट्रीम है बिल्कुल, जो कहता है कि जी उसका और कोई काम ही नहीं है, उसका काम सिर्फ ये है कि आपने कंट्रोल किया। जो कंसेंसस व्यू है वो बहुत ही ज्यादा दूसरी एक्सट्रीम है, कि वो कहता है कि इट इज ऑल द पब्लिक ओपिनियन, जो पब्लिक चाहती है और हर बंदे पे इक्वली अप्लाई होता है, और लॉ जो है ना वो सिर्फ पब्लिक का काम है, रूलिंग क्लास का उसमें कोई ताल्लुक नहीं है।
दोज आर इन पावर दे आर हेल्पलेस, वो नहीं करते सोसाइटी डिफाइन। इंटरेक्शनिस्ट व्यू एक दरमियाना प्रिंसिपल है, वो कहता है कि उसमें पब्लिक ओपिनियन इस तरह से होती है कि उसके अंदर जो है वो एक तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम की, तो वो बात करता है कि पब्लिक डिफाइन करके, लेकिन वो कहता है कि दोज हु आर इन पावर दे शेप देयर मॉरल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, मॉरल एंटरप्रेन्योर्स वो लोग होते हैं कि जो, जिस तरह से आपकी एनजीओज होती हैं, जिस तरह से आपके कुछ ऐसे सोशल लीडर्स होते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, वो आपको जो कह देते हैं कि दिस इज नॉट राइट, तो आप कहते हैं दिस इज नॉट राइट। वो आपको कहते हैं दिस इज करेक्ट, तो वो आप कहते हैं दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो आपकी एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। तो बेसिकली इट इज द बैलेंस्ड ओपिनियन कि जी दोज हु आर इन पावर, वो अपनी जो उसके नीचे क्लास, जैसा आपको मैं एग्जांपल देने के लिए कहूँ, तो जैसा अगर हमारी दो पार्टीज हैं, पीटीआई है, नून लीग है, अब पीटीआई वाले जो हैं उनको जो पीटीआई की लीडरशिप चीज समझाएगी तो वो कहेंगे दिस इज अ बैड लॉ। ठीक है ना, बहुत सारे लोग बीच में सेन भी होंगे, लेकिन एक आपकी शेप जरूर आ जाएगी उसके अंदर कि आप उसमें डिफाइन करेंगे कि ये लॉ होना चाहिए, ये नहीं होना। सिमिलरली दोज हु आर इन पावर, अगर वो पीएमएलएन या पीपल पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो यू विल सी कि वो कहेंगे कि 26वीं तरमीम भी ठीक है, ये लॉ पास होना चाहिए था, इट वाज द नीड ऑफ द आवर, और ये सब कुछ ठीक है। ठीक, तो बेसिकली दे आर नॉट एक्सरसाइजिंग देयर ओन विल, दे आर बीइंग स्ट्रक्चर्ड बाय देयर मॉरल एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, जो उनके लीडर्स हैं, जो उनके जिनको वो फॉलो करते हैं, ठीक है, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग को ठीक मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम इनको फॉलो करते हैं, दे आर द ब्रिलियंट माइंड्स ऑफ द नेशन। तो जो ये कह रहे हैं वो एक तरह से मुझे प्लॉजिबल लग रहा है। ठीक है, तो दिस इज द इंटरेक्शनिस्ट व्यू विच इज बैलेंस्ड ओपिनियन। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, जो क्लास का पूछ रहे हैं, बेसिकली दिस इज द फर्स्ट क्लास। ठीक है, और हमारे पास टोटल, हम ये समझ लें कि वैसे तो फोकस यही रखेंगे हमारा कि हमारी 12 लेक्चर्स में तो ये कंप्लीट हो, और आज तो चूंकि हम उसको जनरली बहुत ज़्यादा चले गए हैं बीच में, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है डेवलप करने के लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें थोड़ी सी जो है वो चीज़ें, और ये जो नोट्स हैं ये मैं, ये ग्रुप जैसे ही बनेगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, और फिर जो भी हम पढ़ेंगे वो आप जो है उसके नोट्स बनाएं या ना बनाएं वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप जो है उसमें ये स्लाइड्स ज़रूर पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो उसमें ये है कि आप पहले से भी पढ़ के आ सकते हैं कुछ हद तक, और जो मैंने पढ़ाया वो आप दोबारा जाके रिपीट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, चूंकि क्लास का टाइम थोड़ा कम है तो आप बुक्स के नाम लिख लें जो आप जिन पे फोकस करेंगे। मतलब बेसिकली तो मैं नोट्स से ही पढ़ाऊँगा आपको, लेकिन आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए 2-3 बुक्स से जो है वो पढ़ लेना ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा जी, बुक में सबसे पहले जो है वो आप लिख लें CSS क्रिमिनोलॉजी, जो MCQs के लिए बेसिकली इट इज CSS क्रिमिनोलॉजी बाय इल्मी पब्लिशर्स। ठीक है, CSS क्रिमिनोलॉजी MCQs बाय इल्मी पब्लिशर्स, और इसके ऑथर हैं आशिक अवान। सेकेंडली जी, जो आपकी बाकी थेरेटिकल पोर्शन है उसको आप कवर करने के लिए क्रिमिनोलॉजी बाय एडवांस्ड पब्लिशर्स, क्रिमिनोलॉजी बाय एडवांस्ड पब्लिशर्स, और इसके ऑथर्स हैं नासिर खान एंड अम्मार सत्तार। नासिर खान एंड अम्मार सत्तार। अच्छा, बेसिकली होता ये है, ये इसमें चैट बॉक्स में या किसी ग्रुप में जो है वो मैं बाद में भेज दूंगा बुक्स के नाम आपको ग्रुप में। अच्छा, एक बुक जो होती है ना वो आपने, जो एडवांस पब्लिशर्स वाली है ना, एक बुक तो आपने रखनी होती है इस तरह की जो CSS वाली बुक होती है, ताकि आप सारे जो बेसिकली जो चीज़ आपको कहीं और नहीं मिल रही तो आप उस बुक से पढ़ सकें। ठीक है, वो आपकी सोल, वो जो मेजर बुक एक तरह से होती है ना वो। फिर इसके साथ साथ आप मुख्तलिफ इंटरनेट पे जो सोर्सेज हैं, यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं,
कोई अच्छे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, कोई लॉज हैं, केस लॉज हैं, उनको आप पढ़ के अपनी जितनी अच्छी तैयारी करेंगे उतना अच्छा, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा और उतनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। लेकिन ये आपने मैंडेटरी ले लेनी है एडवांस पब्लिशर्स वाली, और फिर उसके बाद जो है CSS MCQs वाली। जी एजाज आप लास्ट क्वेश्चन करें, हम उसके बाद क्लास कंक्लूड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बेसिकली कोई कॉलमनिस्ट आप बता सकते हैं, जिस तरह DIG बाबा खेल क्रिमिनोलॉजी पे काफ़ी बात करते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक कॉलमनिस्ट हैं? बिकॉज मैं थोड़ा सा इस तरह हूँ कि मैं कॉलमनिस्ट बेस पे चीज़ को लेके चलना चाह रहा हूँ, जो मैं तैयारी कर रहा हूँ देखिए उस हिसाब कॉलमिस्ट से। आप अगर एक पे फोकस करेंगे ना तो आपका वो उस तरह से नहीं डेवलप हो पाएगा। आप जो हमारा बेसिकली मेन फोकस करना है, आपने जो सिलेबस है उसके ऊपर, सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर आपको अच्छे ऑथर्स, ठीक है, अच्छे ऑथर से मुराद है आपको जो है ना जे स्टोर पे अच्छे आर्टिकल्स मिल जाते हैं। आपने वो देखा होगा सिलेबस के अंदर भी आपको बहुत सारी ऐसी वो उन्होंने दी हुई हैं सोर्सेज, ऑनलाइन सोर्सेज, जिससे जो अगर वो रिसर्चर्स अपनी पब्लिश करते हैं, वो अपने आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, तो आप उनको पढ़ के अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और जी मैं सर, कोई एक ऑथर को सॉरी रिकमेंड फॉर। नहीं करूंगा, आप मुख्तलिफ सोर्सेज से स्टडी करें और जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं आप उसमें। जी जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अलावा कोई कॉलमनिस्ट आप रिकमेंड कर सकते हैं? लाइक मुझे तो DIG बाबा खेल का ही पता है फॉर वो क्रिमिनोलॉजी है परस्पेक्टिव कामरान जो। आदिल साहब, बहुत अच्छा लिखते हैं, कामरान आदिल साहब को आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा ठीक है सर। डिफरेंट लॉयर्स हैं, वो उन्होंने डिफरेंट, मतलब वो कोई एक बंदा मैं फेमस आपको नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज पे लिखा हुआ है, तो आप उधर से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। बीच में कहीं कहीं मैं आपको रेफर भी कर दिया करूंगा, तो आप वहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अच्छा जी, ठीक है हमारा सर, थैंक टाइम यू फॉर टाइम। हो गया, तो कल जो है कोशिश कीजिएगा आप थोड़ा बहुत स्टडी करके आए इनिशियल, ताकि हम थोड़ा सा इसको स्पीड अप करें और चीज़ों को आगे लेके चलें। कोई आपका क्वेश्चन हुआ तो कल क्लास के स्टार्ट में आप पूछ लीजिएगा। अभी अपना ख्याल रखें, कल मुलाकात।